देखिए कुछ थ्योरेटिकल पोर्शन है वेव्स में, तो सब लोग अपनी बुक ओपन करेंगे और कुछ अंडरलाइन में कराऊंगा, वो अंडरलाइन आप लोग कर लेंगे, ठीक है ना। वेव्स सीबीएसई के करस्पॉन्डिंग 5 मार्क्स की यूनिट है, बड़ी छोटी सी यूनिट है, लेकिन देखने वाली बात यह है कि जब तक वेव्स क्लियर नहीं होगा तब तक कहीं ना कहीं 12th में जो हम लोगों को ऑप्टिक्स पढ़ना है, ऑप्टिकल वेव्स पढ़ना है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पढ़ना है या कम्युनिकेशन पढ़ना है, तो उनमें थोड़ी दिक्कत आएगी, ठीक है। नो डाउट इस चीज को या इस अंतर को आप लोग अब महसूस कर गए होंगे कि जब तक आप लोग 10th में थे, अगर कॉन्सिक्वेंस नहीं पता थी तब भी चल जाता था, कोई फॉर्मूला लिया डायरेक्ट यूज कर लिया, उसको आगे बढ़ गए, ठीक है। लेकिन 11th ऑनवर्ड उन चीजों को उस तरह से करना संभव नहीं होता। कहीं ना कहीं एक रिलेवेंस हम लोगों को चाहिए होती है, मीनिंग हम लोगों को पता होता है, तभी हम लोग इन सारी चीजों को कर सकते हैं। फिजिक्स का टीचर फिजिक्स पढ़ा सकता है, केमिस्ट्री वाला केमिस्ट्री पढ़ा सकता है, या मैथ्स वाला मैथ्स पढ़ा सकता है, उन सबसे ज्यादा जीनियस आप लोग हैं, बिकॉज ऑफ आप फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स तीनों एक साथ पढ़ते हैं, ठीक है ना। इसके पीछे जो रीजन है वो सिंपल सा क्या है कि आपका ब्रेन अभी नया है, आप लोग ज्यादा एनर्जेटिक हैं, तो हमेशा एक स्टूडेंट जो है वो वाइज होता है किससे, अपने टीचर से, क्योंकि वो तीनों सब्जेक्ट्स को या पांचों सब्जेक्ट्स को एक साथ लेके चलता है। खुश हो जाइए, ठीक है। अब बात रहती है किसकी, कॉन्सिक्वेंसेस की। तो जब तक हम एक सीक्वेंस में इस स्टडीज को नहीं करते तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम होती है। उसी सीक्वेंस में मैंने आपको बताया कि वेव्स के यूजेस आगे कहां-कहां होने हैं, और ये भी निश्चित है कि जिन लोगों का वेव्स अभी तैयार करना है वो ऑसिलेशन पे पूरा डिपेंडेंट है। ऑसिलेशंस क्लियर अगर होगा तो वेव्स क्लियर होगा। बहुत सारी चीजें ऑसिलेशंस की जरूरत हम लोगों को यहाँ पे पढ़ने वाली है। तो जिन लोगों ने ऑसिलेशंस की क्लासेस नहीं ली है या एक दो रह गई है, उनको मेरा कहना ही है कि वो जल्दी से ऑसिलेशंस की क्लास को अपना कंप्लीट कर लें और उसके बाद वेव्स को परस्यू करें, ठीक है। सबसे पहले बात यही आती है कि वेव है क्या। देखिए एग्जैक्टली वेव इज अ कंटिन्यूअस डिस्टरबेंस which can transfer energy and momentum from one place to another place without affecting or without changing the energy and momentum of medium particles. इसको सबसे बेहतर तरीके से मैं अपनी साउंड के बेसिस पे आपको एक्सप्लेन कर सकता हूं। मैं यहां से अपनी कुछ एनर्जी आप लोगों तक डिलीवर कर रहा हूं, कुछ डिस्टरबेंसेस क्रिएट कर रहा हूं, वो डिस्टरबेंसेस जाकर के आपके कान के पर्दे पे टकराते हैं और आप उससे मेरी वॉइस को रिकॉग्नाइज करते हैं। कंटिन्यूअस डिस्टरबेंसेस मैं कैसे क्रिएट कर रहा हूं, सिंपल, मेरी जीभ कभी ऊपर जाती है, कभी नीचे जाती है, कभी आगे आती है, कभी पीछे जाती है। इससे जो एयर के मॉलिक्यूल्स हैं वो एयर के मॉलिक्यूल्स डिस्टर्ब होते हैं। कभी एयर के मॉलिक्यूल्स में धक्का लगता है तो आगे जाते हैं, कभी पीछे की तरफ लौटते हैं। अल्टीमेटली एयर मॉलिक्यूल्स अपनी जगह पे ऑसिलेट करते हैं। जब एयर मॉलिक्यूल्स ऑसिलेट करते हैं तो पीछे से लेकर के एनर्जी को आगे देते हैं। एयर मॉलिक्यूल्स की एनर्जी में कोई अंतर नहीं पड़ा, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन्स हैं। मॉलिक्यूल्स अगर एक दूसरे से टकरा भी रहे हैं तो ठीक, तो एनर्जी का मोमेंटम का ट्रांसफर तो हो गया, लेकिन without affecting the energy and momentum of medium particles. ये है wave. Wave is a continuous pulse train. Train का मतलब एक रेगुलर डिस्टरबेंस कह सकते हैं, पल्स का मतलब एक स्मॉल डिस्टरबेंस। रेगुलर पल्स ट्रेन, तो हम इसे रेगुलर पल्स ट्रेन की फॉर्म में कह सकते हैं, कंटिन्यूअस डिस्टरबेंस की फॉर्म में कह सकते हैं। तो वेव को समझने के लिए हम लोगों ने यहां ये एक छोटा सा एक्सप्लेनेशन दिया, ठीक। अब वेव्स के जब टाइप्स की बात हम लोग करते हैं तो देयर आर सो मेनी वेव्स और देयर आर सो मेनी टाइप्स ऑफ वेव्स। सबसे पहला टाइप आता है मैकेनिकल वेव्स। ऐसी वेव्स, बेटा वो दरवाजा बंद कर दो, ऐसी वेव्स
जिनको प्रोपेगेट करने के लिए, जिनको ट्रांसमिट करने के लिए एक मैकेनिकल मीडियम की जरूरत होती है। एग्जाम्पल मैकेनिकल वेव्स का सबसे बढ़िया साउंड वेव्स है। अगर यहां एयर नहीं होगी, एयर जिसको मैं मैकेनिकल मीडियम के नाम से जान रहा हूं, तो साउंड प्रोपेगेट नहीं हो सकती। और जब साउंड प्रोपेगेट नहीं हो सकती, मैं जीभ चलाऊंगा लेकिन आप तक कुछ नहीं पहुंचेगा। दूसरा, जब मेरी जीभ चल रही होगी तो आपकी आंखें उसको रिकॉग्नाइज कर रही होंगी। यानी एक दूसरे टाइप की वेव्स भी होती है जिनको मीडियम की जरूरत नहीं होती, और उन्हें हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के नाम से जानते हैं। ठीक, तो जब टाइप्स ऑफ वेव्स की बात करते हैं या क्लासिफिकेशन ऑफ वेव्स की बात करते हैं तो तीन तरह का बेसिक लेते हैं। एक तो है मैकेनिकल, दूसरा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, और तीसरा है मैटर वेव। अब आप इसकी इंपॉर्टेंस यहीं से समझ सकते हैं कि मैकेनिकल वेव्स तो आपको 11th में पढ़ना है, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एंड मैटर वेव दोनों ही आप लोगों को 12th में पढ़ना है। समझ आगे बात? बहुत सारी कैरेक्टरिस्टिक्स इन दोनों की कॉमन होंगी, तो कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स जिसकी 11th में पूरी हो जाएंगी, 12th में उसको सिर्फ रिवाइज करना होगा। तो अगर ओवरऑल देखा जाए तो 11th का कंटेंट कंपैरेटिवली ज्यादा है, 12th में इतना नहीं है। तो 12th में परेशान नहीं हो गए आप लोग, बस ये ठीक ठाक से निकल गया, आप तो कुछ नहीं बचा। 3-4 क्लासों में वेव्स और खत्म हो जाएगा। जिसका जहां स्लैक बच रहा हो, आपके पास इतनी अच्छी फैसिलिटी है कि रिकॉर्डेड क्लास की हेल्प से उसको पूरा कर लें। जहां स्लैक बच रहा हो उसको आगे के लिए ना छोड़ें, अभी के भी खत्म कर लें। सिलेबस भी हम लोगों का ड्यू टाइम खत्म हो रहा है, तो अभी एग्जामिनेशन में भी 1 महीने करीब तुम्हारे पास में है, तो उस 1 महीने में सोने के बजाय, वैसे तो हम लोग यहाँ रिवीजन क्लासेस देंगे, लेकिन आप उस दौरान इस स्लैक को सारे को खत्म कर लें। ठीक है, तो बात कर रहे थे हम लोग मैकेनिकल वेव्स की, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की, मैटर वेव्स की। तो दोनों का ही एग्जांपल मैंने अभी आपको दिया कि अगर यहां एयर नहीं है, मैकेनिकल मीडियम नहीं है, तो मेरी आवाज आप तक नहीं पहुंच रही। लेकिन जब मेरी जीभ ऊपर नीचे चलती है तो आप उसको देख पा रहे हैं। जो देखने दिखाने का प्रोविजन है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के थ्रू होता है, जबकि सुनने का जो प्रोविजन है वो मैकेनिकल वेव्स के थ्रू होता है। मैटर वेव्स तीसरे टाइप की वेव्स हैं। जब किसी मैटर के मॉलिक्यूल्स या पार्टिकल्स ऑसिलेट करते हैं, ट्रेवल करते हैं, तो ये वेव्स प्रोड्यूस होती हैं। डी ब्रॉगली ने बेसिकली इनका कॉन्सेप्ट दिया था मैटर वेव्स का। फिजिकल केमिस्ट्री में हो सकता है आप लोगों ने डी ब्रॉगली कॉन्सेप्ट पढ़ लिया हो, मैटर वेव्स के बारे में पढ़ लिया हो, 12th की फिजिक्स में फिर पढ़ना है। ओके, अब यहीं अगर मैं मैकेनिकल वेव्स के ऊपर थोड़ा सा काम और करना चाहूं, मैं यहां बोल रहा हूं, अगर मून पे चला जाऊं जहां एटमॉस्फेयर नहीं है, एयर नहीं है, तो वहां मेरी जीभ तो चलेगी लेकिन आप लोगों तक आवाज नहीं पहुंचेगी। वहीं दूसरी तरफ हम लोग मोबाइल सिग्नल्स की बात करें तो मोबाइल के सिग्नल्स जो होते हैं वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की फॉर्म में ट्रैवल करते हैं। तो अगर आप यहां से रिंग देते हैं कहां, सैटेलाइट पे या मून पे, तो मोबाइल रिंग तो करेगा लेकिन रिंग की जो आवाज होगी वो हमारे कानों तक नहीं पहुंचेगी। ठीक, वाइब्रेट मोड में अगर होगा या वो फ्लैशिंग मोड में होगा तो हमें फ्लैश दिखाई देगा, वाइब्रेशंस हम लोगों को महसूस होंगे, लेकिन उसकी जो वेल है, वेल की जो साउंड है वो डेवलप ही नहीं होगी। ठीक, जैसे मैंने अभी एक सिंपल सा एग्जांपल आपको लिया कि साउंड वेव की मैं अगर बात करता हूं तो साउंड वेव्स में क्या हो रहा है, मेरी जब जीभ आगे निकलती है तो जो मॉलिक्यूल्स हैं एयर के वो कंप्रेस होते हैं, नजदीक नजदीक आ जाते हैं। फिर जब पीछे जाती है एक मीन पोजीशन से, तो उस स्थिति में क्या होता है, वो मॉलिक्यूल्स पीछे जाते हैं। तो कंप्रेशन रेयरफैक्शंस, कंप्रेशन रेयरफैक्शंस ये डेवलप होते हैं। या हम कहें कि मीडियम के अंदर टेम्परेरी प्रेशर फेजेस चेंज होती हैं, कहीं प्रेशर ज्यादा हो जाता है, कहीं प्रेशर कम हो जाता है, जिसकी वजह से साउंड वेव्स का क्या होता है, प्रोपेगेशन होता है। ठीक, तो साउंड वेव्स को हम लोग प्रेशर वेव्स के नाम से भी जानते हैं, साउंड वेव्स को हम लोग प्रोग्रेसिव वेव्स के नाम से भी जानते हैं। क्यों? क्योंकि साउंड वेव्स जो है वो प्रोग्रेसिव वे में यानी आगे की तरफ ट्रेवल कर रही होती है। तो ये छोटा सा डिस्क्रिप्शन था कि वेव्स क्या होती हैं, कितने तरह की होती हैं। ठीक, अब अगर यही चीज जीव, तो मैंने एक प्रैक्टिकल एग्जांपल आपके सामने ले लिया
अगर यही चीज मैं एक सिंपल पेंडुलम के टर्म्स में ले लूं, क्योंकि हमारा ऑसिलेटर था क्या, सिंपल पेंडुलम, सिंपल पेंडुलम ने ऑसिलेट किया था, उस ऑसिलेशन की वजह से वेव्स हमारी जनरेट हुई थी। जब ये पेंडुलम इधर जाएगा तो यहां ये एयर के मॉलिक्यूल्स को धक्का देगा, एयर के मॉलिक्यूल्स को धक्का देगा तो एयर के मॉलिक्यूल्स कंपैरेटिवली नजदीक नजदीक आ जाएंगे। इसे हम लोग कहेंगे कंप्रेशन या डेंसर मीडियम। जब मॉलिक्यूल्स नजदीक नजदीक आ जाए तो इसे बोलते हैं हम लोग डेंसर मीडियम। ठीक है, ये आगे आने के बाद जब वापस गया तो ऑब्वियसली यहां पे क्या बन जाएगा, रेयर मीडियम। रेयर मीडियम का मतलब जहां मॉलिक्यूल्स हमारे कंपैरेटिवली दूर दूर है। फिर ये वापस गया तो फिर यहां कंप्रेशन बनेगा, यही कंप्रेशन रेयर फ्रैक्शंस आगे की तरफ मूव करते चले जाएंगे और आगे जो भी मेरे पास यहां ऑब्स्टिकल होगा जो इसको सेंस कर सकता है वो इसको सेंस करके बता देगा। सेम एस्पेक्ट होता है, आप ढोलक बजाते हो, तबला बजाते हो या पियानो बजाते हो, उसमें हर जगह ऑसिलेशंस होते हैं, आपने ऐसा महसूस किया होगा। सबसे बढ़िया एग्जांपल, जब मैं जीभ की बात कर रहा हूं, बोलने की बात कर रहा हूं, तो एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी के साथ में जीभ मेरी ऑसिलेट कर रही है। ठीक है, अल्टीमेटली ये रेयर फ्रैक्शंस और कंप्रेशंस डेवलप हो रहे हैं या प्रेशर के डिफरेंट जगह पे डिफरेंट चेंजेस हो रहे हैं, जिसकी वजह से मेरी वेव जो है वो आगे बढ़ रही है। तो मैं साउंड वेव्स को एक बढ़िया एग्जांपल मान सकता हूं प्रोग्रेसिव वेव्स का, नंबर 1, मैकेनिकल वेव्स का क्योंकि मीडियम की जरूरत है, प्रेशर वेव्स का क्योंकि यहां पे प्रेशर चेंज हो रहा है। डाउट, ये साउंड वेव। तो स्पेशली हम लोगों को 11th में जो पढ़ना है वो साउंड वेव्स के बारे में ही। साउंड वेव्स में भी फर्दर मैं क्लासिफिकेशन की बात करता हूं तो दो तरह का मिलता है, एक मिलता है प्रोग्रेसिव और एक मिलता है स्टैंडिंग। तो स्टैंडिंग वेव और प्रोग्रेसिव वेव्स में अंतर यह है कि टाइम के साथ साथ प्रोग्रेसिव वेव तो ट्रैवल करेगी, नेट एनर्जी का ट्रांसफर करेगी, लेकिन स्टैंडिंग वेव्स जो होती है वो टाइम के साथ साथ क्या प्रोग्रेस नहीं करती, ट्रैवलिंग नहीं करती या एनर्जी का नेट ट्रांसपोर्टेशन उसमें नहीं होता, इसलिए उसको स्टैंडिंग का मतलब एक तरह से खड़ी हुई और प्रोग्रेसिव का मतलब एक तरह से चलती। ठीक, तो हमारे सिलेबस में दोनों ही है, प्रोग्रेसिव भी है और स्टैंडिंग भी है। तो अभी हम लोग प्रोग्रेसिव वेव की बात। फर्दर जब हम लोगों ने मैकेनिकल वेव की बात की या प्रोग्रेसिव वेव की बात की तो इसको दो अलग अलग सब पार्ट्स में हम लोग फर्दर डिवाइड कर सकते हैं। कौन सी, एक तो लॉन्गिट्यूडनल और दूसरी ट्रांसवर्स। ठीक है, अब देखिए लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स वेव्स में क्या डिफरेंस होता है ये समझेंगे। यहां दो डायरेक्शन हम लोगों को समझनी होगी, एक तो वेव के प्रोपेगेशन की डायरेक्शन। एग्जांपल क्लियर, मेरे मुंह से जो वेव्स निकल रही हैं वो आगे बढ़ रही हैं। ठीक, और भगवान ने जो हमें कान इस शेप में दिए हैं, आमिर खान को थोड़े और चौड़े ऐसे दिए, ठीक है ना, वो ज्यादा अच्छे से सुन सकता है। अगर ये कान का एक्सटर्नल पार्ट हटा दिया जाए तो साइड वे जो सुनने का प्रोसीजर है वो प्रॉपर नहीं हो पाए। फिर तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, अगर मैं ऐसे बोलूंगा तो आपको अपना कान ऐसे लाना पड़ेगा। कई बार आप करते भी हैं, अगर कम आवाज आ रही होती है तो आप आर्टिफिशियल कान लगाते हैं, ऐसे सुनते हैं ना, नहीं सुनते? तो एग्जैक्टली होता क्या है, साउंड वेव्स वहां से आई, हाथ से टकराई और वो अंदर गई। ठीक, अगर ये वाला पोर्शन नहीं है तो हमें अपनी मुंडी ऐसे घुमानी पड़ेगी, इधर से साउंड आ रही है वो। ठीक, तो एक बात हुई क्या, साउंड के प्रोपेगेशन की डायरेक्शन, दिस वन। दूसरी डायरेक्शन हुई, ये जो मीडियम के पार्टिकल्स हैं इनके ऑसिलेशन की डायरेक्शन। मीडियम के पार्टिकल इस कंडीशन में इसी डायरेक्शन के पैरेलल ऑसिलेट कर रहे होते हैं, ट्रैवल नहीं करते, ऑसिलेट करते हैं। जो यहां पर हवा है वो हवा आपके कान तक नहीं पहुंचेगी, लेकिन वो हवा यहीं की यहीं ऑसिलेट करेगी। आगे वाले मॉलिक्यूल्स यहां ऑसिलेट करेंगे और आगे वाले यहां ऑसिलेट करेंगे और आगे वाले वहां ऑसिलेट करेंगे। अल्टीमेटली एनर्जी का प्रोपेगेशन हो जाएगा। ठीक,
तो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स की जब डिफाइन मैं दूंगा तो मैं कहूंगा व्हेनेवर द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ वेव एंड द डायरेक्शन ऑफ ऑसिलेशंस ऑफ द मीडियम पार्टिकल्स इज सेम और इज पैरेलल, देन वेव मस्ट बी टर्म्ड एज लॉन्गिट्यूडनल वेव। गॉट इट? दूसरा एक तरीका ये हो सकता है वेव प्रोपेगेशन का, क्या हो सकता है साहब? ट्रांसवर्स वेव्स के लिए कि भाई मीडियम के जो मॉलिक्यूल्स है वो तो ऊपर नीचे ऐसे ऑसिलेट कर रहा है, ठीक, और जो वेव की प्रोपेगेशन की डायरेक्शन है वो ये है, यानी वेव की प्रोपेगेशन की डायरेक्शन के परपेंडिकुलरली मीडियम के मॉलिक्यूल्स या पार्टिकल्स ऑसिलेट करते हैं। तो इस तरह की वेव्स को हम लोग कहते हैं क्या? ट्रांसवर्स वेव्स। अगेन a better example for longitudinal wave is sound wave, ठीक, and a better example for transverse waves is electromagnetic waves। नाम से क्लियर हो रहा है, there must be electromagnetic यानी electrostatic as well as magnetic, दोनों तरह के फील्ड्स होंगे, उन दोनों फील्ड्स के ऑसिलेशंस होंगे जिनकी वजह से एनर्जी का प्रोपेगेशन होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कहलाएंगे। तो पढ़ेंगे हम लोग। जबकि यहां ऐसा कुछ नहीं होता, यहां पे सिर्फ और सिर्फ मीडियम के पार्टिकल्स जो हैं वो अपनी जगह ऑसिलेट करते हैं। इवन दैट हम लोग ये कह सकते हैं जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं इनको मीडियम की जरूरत ही नहीं होती ट्रेवल करने के लिए। ऐसे ही मैटर वेव्स हैं उनको भी मीडियम की जरूरत नहीं होती। इसका मतलब ये नहीं हो जाता कि अगर रास्ते में कोई मीडियम आ जाएगा तो ये रुक जाएगी, ऐसा नहीं है। अगर मीडियम है तब भी ट्रेवल करेंगी, मीडियम नहीं है तब भी ट्रेवल करेंगे। जबकि जो मैकेनिकल वेव्स हैं या प्रोग्रेसिव वेव्स हैं, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स हैं, ट्रांसवर्स वेव्स हैं, इन सबको क्या चाहिए? एक मीडियम चाहिए। ट्रांसवर्स वेव्स का एक अच्छा एग्जांपल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हो सकता है, जिसको हम लोग नॉन मैकेनिकल वेव्स के नाम से भी जान सकते हैं, नॉन मैटेरियल वेव्स के नाम से भी जान सकते हैं, क्योंकि इनको ट्रैवल करने के लिए मीडियम की जरूरत। तो अगेन अगर मैं बात करता हूं तो ट्रांसवर्स वेव मे बी मैटेरियल वेव, मे बी नॉन मैटेरियल वेव। प्रोग्रेसिव वेव्स ऑलवेज व्हाट? प्रोग्रेसिव वेव्स, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स या मैटेरियल वेव्स। लॉन्गिट्यूडनल वेव्स जो होती हैं जनरली वो मैटेरियल वेव्स होती हैं, इमैटेरियल वेव्स जनरली नहीं होती हैं, ठीक है। एक्सेप्शनली कुछ केसेस मिल सकते हैं जिसमें लॉन्गिट्यूडनल वेव आपकी इमैटेरियल हो, आई एम डाउट। तो वेव्स का क्लासिफिकेशन समझ आ गया आप लोगों को, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है। अब मैं कुछ चीजें यहाँ पे आपको बताना चाहूंगा, जैसे बुक सब लोग अपनी अपनी ओपन कर लें, वेव्स वाला चैप्टर देखें। सबसे पहले अगर हम लोग पहला पैराग्राफ देखते हैं तो इसमें है वेव की डेफिनेशन, ए वेव इज एनी डिस्टरबेंस फ्रॉम ए नॉर्मल और इक्विलिब्रियम कंडीशन दैट प्रोपेगेट्स विदाउट द ट्रांसपोर्ट ऑफ मैटर। मैटर इसमें ट्रांसपोर्ट नहीं होता, सिर्फ एनर्जी ट्रांसपोर्ट होती है, ठीक है। एज वेल एज मोमेंटम ट्रांसफर होता है। तो आपने इसमें विदाउट द ट्रांसपोर्ट ऑफ मैटर इसको अंडरलाइन करना चाहिए, एनर्जी एंड मोमेंटम को अंडरलाइन करना चाहिए। इसके बाद टॉपिक 1 वेव एंड देयर सुपरपोजिशन। सुपरपोजिशन की बात बाद में करेंगे, पहले वेव की बात कर रहे हैं। फोर्थ लाइन में सेंटर में है इज नो मोशन ऑफ मैटर एज ए होल। ये आपको अंडरलाइन करना चाहिए, क्योंकि जब भी वेव का प्रोपेगेशन होगा तो उसमें जो मीडियम का मैटर होगा उसका कोई ट्रांसपोर्टेशन नहीं होगा, सिर्फ एनर्जी का ट्रांसपोर्टेशन होगा। टाइप्स ऑफ वेव में अगर हम बात करते हैं तो मैकेनिकल वेव जो सब हेडिंग है उसके अंदर हमने यहाँ पे लिखा हुआ है द वेव्स रिक्वायरिंग ए मटेरियल मीडियम। अब ये जो मटेरियल मीडियम होगा उसकी दो कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए। जब भी ऑसिलेशंस हो रहे थे तो ऑसिलेशंस में भी दो कैरेक्टरिस्टिक थी, क्या? एक इनर्शिया फैक्टर था और एक स्प्रिंग फैक्टर था। याद आ गया? बिल्कुल उसी तरीके से अगर किसी वेव को प्रोपेगेट हमें करना है तो उस मीडियम की दो कैरेक्टरिस्टिक होनी चाहिए। नंबर 1, मीडियम मस्ट बी इलास्टिक। तो मीडियम की जो इलास्टिसिटी है वो कहीं ना कहीं हमें स्प्रिंग फैक्टर का काम करेगी, यानी कि मीडियम अगर अपनी जगह से थोड़ा सा आगे शिफ्ट हो गया, मॉलिक्यूल अपनी जगह से आगे शिफ्ट हो गया तो वापस अपनी पोजीशन को रीगेन कर पाए।
तो किसी भी मीडियम में इलास्टिसिटी होनी चाहिए, तभी वेव को प्रोपेगेट कर पाएगा, अदरवाइज तो नहीं। दूसरा इनर्शिया फैक्टर, यानी जो मॉलिक्यूल्स है उनका अपना कुछ मास जरूर होना चाहिए। अगर इनर्शिया नहीं होगा तो वेव का प्रोपेगेशन मीडियम के थ्रू नहीं। Got it or not it? अगर हम लोग वैक्यूम की बात करें, जहां से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को पास करा सकते हैं, जहां एयर नहीं है, तो वैक्यूम इज अनदर ए मीडियम, और वैक्यूम को हम लोग कहते हैं ल्यूमिनोफेरस ईथर। ल्यूमिनोफेरस ईथर, ठीक है। तो ये अपने आप में एक मीडियम ही है, लेकिन इस मीडियम में ना तो इलास्टिसिटी होती और ना ही मास होता, इसलिए ये प्रोग्रेसिव वेव्स को या मेटेरियल वेव्स को ट्रांसफर नहीं करती। क्योंकि 12th में जाकर के आपको ये पढ़ाया जाएगा, आपको बताया जाएगा कि भाई वैक्यूम जो है वो वैक्यूम कुछ नहीं होता, वैक्यूम भी अपने आप में एक तरह का मीडियम होता है जिसका नाम होता है ल्यूमिनोफेरस ईथर, ठीक है। जब ये मीडियम है तो फिर यहां से प्रोग्रेसिव वेव्स क्यों नहीं ट्रेवल कर रही? उसका रीजन यही है कि इस मीडियम का ल्यूमिनोफेरस ईथर का ना तो इलास्टिसिटी होती है इसके अंदर, ना ही मास होता, इसलिए वहां से ट्रेवल नहीं करता। गॉट इट? तो दो कैरेक्टरिस्टिक हम लोगों ने पढ़ ली, कौन कौन सी? एक तो इलास्टिसिटी और एक इनर्शिया। दो कैरेक्टरिस्टिक होनी चाहिए। अब इसमें कुछ एग्जांपल्स दे रखे हैं, जैसे वाटर वेव्स, साउंड वेव्स एंड सेस्मिक वेव्स। ये सेस्मिक वेव्स कौन सी होती हैं, कोई बताएगा मुझे? हाँ, जब अर्थक्वेक होता है, अर्थ की ऑसिलेशंस होती हैं, तो वहां पे कंपैरेटिवली वेरी लिटिल फ्रीक्वेंसी की वेव्स कुछ जनरेट होती हैं, उन लिटिल फ्रीक्वेंसी वेव्स को हम लोग क्या कहते हैं? सेस्मिक वेव्स कहते हैं। गॉट इट? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में हम लोग बता ही चुके हैं, एक इलेक्ट्रिकल फील्ड वेक्टर एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर, दोनों फील्ड वेक्टर्स होंगे जो एक दूसरे के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में क्या करेंगे? ऑसिलेट करेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कहलाएंगी। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की जो वेलोसिटी होती है वो वेलोसिटी ऑफ लाइट के बराबर होती है, यानी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। जबकि साउंड वेव्स जो हम लोग अभी यहाँ पे बात कर रहे हैं, प्रोग्रेसिव वेव्स जो हम लोग बात कर रहे हैं, उसकी वेलोसिटी डिफरेंट मीडियम में डिफरेंट होती है। आप चिंगम खा रहे हैं, गलत बात है ना, सबके लिए लानी चाहिए, मेरे लिए भी आती है क्या बेटा? चलो भाई, इसके बाद में मैटर वेव्स। मैटर वेव्स के बारे में भी हम लोगों ने डिस्कस किया था। क्या? माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स। माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स यानी बहुत छोटे पार्टिकल्स। कौन कौन से होते हैं? इलेक्ट्रॉन होता है, प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन होता है। अगर ये ऑसिलेट करते हैं तो इनसे कुछ वेव्स जनरेट होती है, और इन वेव्स को हम लोग मैटर वेव के नाम से जानते हैं, जो कि हमें 12th में पढ़नी है। गॉट इट? इसके बाद कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेव मोशन, इसमें हम लोगों ने यहाँ पर 6 पॉइंट दे रखे हैं। 6 पॉइंट पूरे के पूरे इंपॉर्टेंट है, ये हम लोगों को डिस्क्राइब करने ही करने हैं और याद भी रखने हैं। पहला है, इन ए वेव मोशन द डिस्टर्बेंस ट्रेवल्स थ्रू द मीडियम ड्यू टू रिपीटेड पीरियोडिक ऑसिलेशंस ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ मीडियम। मीडियम के जो पार्टिकल्स हैं वो अपनी जगह पे ऑसिलेट करेंगे, इसकी वजह से वेव आगे बढ़ेगी, पहला। दूसरा है, द एनर्जी इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस विदाउट एनी एक्चुअल ट्रांसफर ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम। जो मीडियम के पार्टिकल्स हैं वो ट्रांसफर नहीं होंगे, वो अपनी जगह पे सिर्फ ऑसिलेट करेंगे, एनर्जी एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसफर हो जाएगी। ठीक है, यही कारण है कि अगर बीच में एक पॉलीथीन का पर्दा मैं लगा दूं तब भी मेरी साउंड आप तक पहुंचती है, वरना तो भाई पॉलीथीन का अगर मैंने पार्टीशन लगा दिया तो यहां की एयर वहां नहीं जा रही, बोलो नहीं जा रही ना, लेकिन फिर भी साउंड पहुंच जाती है। इसका मतलब मीडियम के पार्टिकल्स नेट ट्रांसफर नहीं होते, वो सिर्फ ऑसिलेट करते हैं। तो जाकर के ऑसिलेट करते हैं किससे? पॉलीथीन की वॉल के साथ में, वो ऑसिलेट करेगी, उसके साथ दूसरी तरफ जो मॉलिक्यूल्स लगे होंगे वो ऑसिलेट करेंगे, अल्टीमेटली आपके कान तक डिस्टरबेंस पहुंच जाएगा और साउंड आपको सुनाई दे जाएगी। Then after there is a regular phase difference between one particle and the next particle because each particle receives disturbance a little later than its preceding particles। समझने वाली बात है, बहुत मजेदार से। देखिए हम यहाँ पर मीडियम के पार्टिकल्स ये बना देते हैं बहुत सारे,
तो हर पार्टिकल एक ही फेज में ऑसिलेट यहां नहीं करेगा, सबके फेज में एक लिटिल डिफरेंस होगा। कैसे, समझिए। नॉर्मल सी बात है, जब ये पार्टिकल इधर जाएगा तो इसको यहां से इसमें टकराते समय कुछ वक्त लगेगा, कुछ वक्त जो लगेगा उसमें इसका मतलब फेज इसकी चेंज होगी। फिर जब ये पार्टिकल यहां जाके इससे टकराएगा, फर्दर कुछ वक्त लगेगा। हर बार कुछ न कुछ टाइम लैग होता चला जाएगा, अल्टीमेटली इन सब में फेज डिफरेंस आ जाएगा। अगर टाइम लैग ना होता, सेम फेज में होते, तो जैसे ही आवाज मेरे मुंह से निकलती वैसे ही आपके कान में पहुंच जाती, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी का खटका दबाते ही ऊपर लाइट जल जाती है। बोलिए सर, फेज डिफरेंस टाइम 0 से स्टार्ट होगा ना? देखिए सर, टाइम एक ऐसा इवेंट है जिसको आप जहां 0 ले लें वहीं से शुरुआत हो जाती है। लेकिन सर, इसको अगर हम एक पूरा सिस्टम बना रहे तो इसके लिए थोड़ी 0 लेंगे हर पार्टिकल के लिए। नहीं, एक पहले पार्टिकल के लिए 0 लेंगे, उसके बाद धीमे धीमे करके टाइम हमारा बढ़ता चला जाएगा, और टाइम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट? फेज। हमने पिछली क्लास में, आई थिंक आप थे नहीं तब, ये एक डायग्राम बना के दिखाया था। एक्स एक्सिस पे हमने डिस्टेंस कहा था, एक कंप्लीट वेव के लिए इसको लैम्डा कहा था, वेवलेंथ। एक्स एक्सिस पे हमने टाइम कहा था, तो इसको कंप्लीट टाइम पीरियड टी कहा था, और एंगल की बात की थी फेज, तो इसको 2 पाई कहा था। तो ये तीनों आपस में इंटरलिंक है। 2 पाई अगर फेज डिफरेंस है तो वेवलेंथ लैम्डा के बराबर पाथ डिफरेंस होगा, रास्ते का अंतर, पाथ डिफरेंस। टाइम लैग की बात करेंगे तो कैपिटल टी टाइम लैग होगा, यानी यहां जो वेव है और यहां से जो वेव शुरू होती है उसके बीच में कैपिटल टी टाइम का डिफरेंस होगा। यहां जो वेव शुरू होती है और यहां जो वेव शुरू होती है उसके बीच में एक्स यानी लैम्डा पाथ का डिफरेंस होगा, और यहां जो वेव है, यहां जो वेव है, इनके बीच में 2 पाई फेज का डिफरेंस होगा। समझ गई बात? बिल्कुल ऐसे मान लीजिए कि मैं यहां खड़ा हूं, एक स्टूडेंट यहां बैठे हैं, एक स्टूडेंट उतनी दूरी पर सपोज वहां बैठे हैं, और अगले स्टूडेंट उतनी दूरी पर वहां बैठे हैं, और पिस्टल चलाई जाती है, बोला जाता है दौड़ो। तो निश्चित सी बात है कि मैं पहले यहां से जाकर के कोई सामान इनको देता हूं, तब ये आगे जाके दौड़ेंगे, वो सामान उसको देंगे। वो खो खो वाला होता है ना, रिले रेस बोलते हैं, खो खो बोलते हैं, पता नहीं क्या, कई सारे खेल इस तरह के होते हैं। ठीक है, तो हर किसी के बीच में टाइम के टर्म्स में बात करेंगे तो टाइम लैग बोलेंगे, डिस्टेंस के टर्म्स में बात करेंगे तो पाथ डिफरेंस बोलेंगे, एंगल के टर्म्स में बात करेंगे तो फेज डिफरेंस या फेज लैग बोलेंगे। लैग का मतलब पीछे चलना, लैग बिहाइंड, ठीक है, और लीड का मतलब आगे चलना। तो ऑब्वियसली एक बंदा अगर आगे है तो दूसरा उसके पीछे है, समझ आगे बात नहीं है? तो यहां पे फेज का भी कॉन्सेप्ट, टाइम का भी कॉन्सेप्ट, पाथ डिफरेंस का भी कॉन्सेप्ट क्या होगा? कहीं कोई लीड करेगा तो कोई लैग करेगा, जो पीछे चलेगा उसे लैग बोलेंगे और जो आगे चलेगा उसे लीड बोलेंगे। समझ आगे बात? तो जो सेकंड पॉइंट था उसमें यह बात थी कि हर पार्टिकल की या हर मॉलिक्यूल की जो फेज होगी वो स्लाइटली डिफर होगी, और फेज डिफरेंस मैक्सिमम कहां तक पहुंच सकता है? 2 पाई तक। तो 2 पाई के बाद फिर रिपीटेशन शुरू हो जाएगा। गॉट इट? इसके बाद तीसरा पॉइंट है, देयर इज ए, अच्छा हो गया, द वेलोसिटी विद व्हिच वेव ट्रेवल इन द डिफरेंट फ्रॉम द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल्स विद व्हिच दे वाइब्रेट्स अबाउट देयर मीन पोजीशन। यहां पे दो चीजें आती हैं, एक आती है वेव वेलोसिटी और एक आती है पार्टिकल वेलोसिटी। इन दोनों को हम लोगों को समझ लेना चाहिए। देखिए, ये मान लीजिए मेरे पास वेव चल रही है और इस वेव ने x डिस्टेंस ट्रेवल की टाइम t में, तो इसे मैं वेव वेलोसिटी के नाम से जानूंगा और v से डिनोट करूंगा। फर्स्ट वन vw कह देते हैं आपको समझाने के लिए। x डिस्टेंस ट्रेवल की टाइम t में, दैट इज वेव वेलोसिटी। यहां से सबसे बढ़िया तरीका होता है,
मैं अगर लैम्डा ओवर कैपिटल टी लिख दूं, लैम्डा क्या है? वेव लेंथ, यानी एक टाइम पीरियड कैपिटल टी में जितना डिस्टेंस ट्रेवल कर चुकी होती है वेव, उसे हम लोग कहते हैं वेव लेंथ, डिनोटेड बाई लैम्डा। ठीक है, टाइम कितना लगा? कैपिटल टी। तो ये मेरे पास मिल गया क्या? वेव वेलोसिटी। हैव डाउट? पार्टिकल वेलोसिटी क्या है? जब वेव मेरी ट्रेवल कर रही थी तो मीडियम के पार्टिकल ऑसिलेट कर रहे थे, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऑसिलेशंस हो रहे थे। तो यहां पे डिस्प्लेसमेंट आया था y। तो मैं अगर इसको dy ओवर dt कर दूं, यानी पार्टिकल के डिस्प्लेसमेंट को टाइम के साथ डिफरेंशिएट कर दूं, तो दिस मस्ट बी पार्टिकल वेलोसिटी vp। तो आपको ये देखना होगा कि हम लोग वेव वेलोसिटी की बात कर रहे हैं या पार्टिकल वेलोसिटी की बात कर रहे हैं। तो अभी जो ऑसिलेशंस वाला चैप्टर हम लोगों ने पढ़ा था, उसमें हमने हर जगह dy ओवर dt किया था, तो वो पार्टिकल वेलोसिटी थी। एग्जैक्टली दैट वाज नॉट वेव वेलोसिटी, क्योंकि वहां वेव का नाम ही नहीं था। दैट वाज एग्जैक्टली व्हाट? पार्टिकल वेलोसिटी। और ये जो हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं, ये है हमारी क्या? वेव वेलोसिटी। तो दोनों में हम लोगों को डिफरेंशिएट करके रखना, यही बात समझाई है यहाँ पॉइंट नंबर 4। पॉइंट नंबर 5, इन ए गिवन मीडियम द वेव वेलोसिटी रिमेन्स कांस्टेंट। अगर एक मैं मीडियम फिक्स कर दूं तो उसमें वेव वेलोसिटी कांस्टेंट रहती है। देखो, वेवलेंथ भी कांस्टेंट है, टाइम पीरियड भी कांस्टेंट है, तो ये भी कांस्टेंट होगी। लेकिन जो पार्टिकल वेलोसिटी है वो अलग अलग जगह पर अलग अलग होगी। ऑसिलेशंस में हमने बताया था कि भाई पार्टिकल वेलोसिटी मीन पोजीशन पे मैक्सिमम होती है और एक्सट्रीम पोजीशन पे 0 होती है। कहीं को डाउट? अब अगर इस पल्स ट्रेन को बनाने में आपको दिक्कत हो रही हो, तो ये पल्स ट्रेन बड़ी आसान सी है। कैसे बनती है समझ लीजिए, मैं बताता हूं आपको। 3 डायग्राम आपको यहां देखने हैं। सबसे पहले इसकी बात करें। अगर मैं इस ऑसिलेशन को कंप्लीट आपको शो करना चाहता हूं, तो कैसे शो कर सकता हूं? देखिए, देखिए पहला पार्ट मीन पोजीशन से यहां गया, मैं इसको यहां ऐसे दिखाता हूं। पहला पार्ट मीन पोजीशन से एक्सट्रीम तक गया। अब ये एक्सट्रीम से मीन पे आया, फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट, ये फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट एक्सट्रीम से मीन पे आ गया। अब ये दूसरी तरफ एक्सट्रीम पे गया, थर्ड पार्ट, दूसरी तरफ एक्सट्रीम पे गया, थर्ड पार्ट। अब दूसरे एक्सट्रीम से मीन पे आया, तो एग्जैक्टली दैट इज फोर्थ पार्ट। इस तरह से ये कंप्लीट वेव मेरी बन गई, एक वेवलेंथ मेरा कंप्लीट हो गया। एक और तरीका हो सकता है, हम लोगों ने एक्स और वाई रिप्रेजेंटेशन जो किए थे वो इस सर्कुलर प्लेटफॉर्म में किए थे। किए थे? मान लो मैं अपना ओरिजिन यहां ले लूं कि यहां से क्लॉकवाइज मेरा क्या हो रहा है, कोई भी मोशन हो रहा है। ये मैं दूसरा एक्सिस कंसीडर कर लो। अब ये नीचे वाला आधा सर्कल है, इस नीचे वाले आधे सर्कल को यहां से ऐसे घुमा दूं, ये वाला पोर्शन घुमा के इधर कर दूं, बन गया पल्स ट्रेन या बन गया वेव। गॉट इट नॉट इट? अब जरा ध्यान देने योग्य वाली बात ये है कि ये मेरा फर्स्ट का एंड एक्सट्रीम एंड, ये आ गया सब एक्सट्रीम एंड। ये सेकंड का एक्सट्रीम क्या आ गया? ओरिजिन। ये आ गया एक्सट्रीम, ये आ गया ओरिजिन, ये आ गया ओरिजिन। तो अगर मैं एनर्जी की बात करूं, एक्सेलरेशन की बात करूं, वेलोसिटी की बात करूं, डिस्प्लेसमेंट की बात करूं, तो सारी चीजें वही ऑसिलेशंस वाली देखनी है। क्या? एक्सट्रीम एंड पर वेलोसिटी 0, तो यहां भी वेलोसिटी 0 होगी और यहां भी 0 होगी। पार्टिकल वेलोसिटी बोलो, मीन पोजीशन पर पार्टिकल वेलोसिटी मैक्सिमम होती थी, यहां पर और यहां पर पार्टिकल वेलोसिटी क्या होगी? मैक्सिमम। अब जरा एक्सेलरेशन की बात करें, एक्सट्रीम पोजीशन पर एक्सेलरेशन मेरा मैक्सिमम होता था, यहां पर और यहां पर एक्सेलरेशन मैक्सिमम होगा। इन जगहों पे एक्सेलरेशन 0 होगा। व्हाट अबाउट द एनर्जी? एग्जैक्टली काइनेटिक एनर्जी
एट एक्सट्रीम पोजीशन वाज 0, तो काइनेटिक एनर्जी यहां 0 होगी, यहां भी 0 होगी, एंड काइनेटिक एनर्जी एट द सेंटर वाज द मैक्सिमम, क्यों वेलोसिटी ज्यादा थी, तो यहां पे काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी। थिंक इज क्लियर। और पोटेंशियल एनर्जी एक्सट्रीम एंड में मैक्सिमम थी, तो पोटेंशियल एनर्जी यहां मैक्सिमम होगी, यहां मैक्सिमम होगी, बाकी इन जगहों पे पोटेंशियल एनर्जी 0। अब मैंने यहां पे फिंगर रख के बता दिया इन जगहों पर। अब इन जगहों पर साइंटिफिक लैंग्वेज में हम लोग कैसे कहेंगे, जरा ये बात समझें। वैसे तो पिछली क्लास में हम लोगों ने समझी थी, फिर दोबारा से समझेंगे। क्या एग्जैक्टली इस लोकेशन पे मैं टाइम दिखा रहा हूं ब्लू पेन से, तो टाइम 0 यहां पे है, यहां पे कैपिटल T के बराबर है, यहां पे T/2 के बराबर है, यहां पे T/4 के बराबर है, और यहां पर 3T/4 के बराबर। तो अगर मैं इनको एक्सट्रीम एंड्स और जीरो एंड्स ना कह करके टाइम के टर्म्स में बोलूं, तो बोल सकता हूं एट टाइम T/4 पोटेंशियल एनर्जी इज मैक्सिमम या एक्सेलरेशन इज मैक्सिमम। एट T/2 तो ये रटना नहीं है, ये ऑसिलेशन वाला जो कॉन्सेप्ट था उसी को यहां पे गो थ्रू करना है कि कौन सी जगह पर क्या मैक्सिमम होगा क्या। अब अगर टोटल एनर्जी की बात मैं करता हूं तो टोटल एनर्जी रिमेंस कांस्टेंट। तो अभी जो बात हम लोग कर रहे थे कि जो पार्टिकल वेलोसिटी है, ये पार्टिकल वेलोसिटी तो हर जगह पे अलग अलग होगी, लेकिन जो वेव वेलोसिटी है एग्जैक्टली वेव वेलोसिटी वाज λ/t, तो ये कांस्टेंट बनी रहेगी, बशर्ते मीडियम मेरा कांस्टेंट बना रहे। थिंक इज क्लियर। आप बोलो या मैं बोलूं, साउंड की वेलोसिटी चूंकि मीडियम सेम है, हम एक ही रूम के अंदर बैठे हुए हैं, साउंड की वेलोसिटी सबके लिए सेम हो, लेकिन किसी की फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, किसी की कम है, तो जो पार्टिकल वेलोसिटी है वो सबके लिए डिफर होगी। सर T/4 पे काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी। T/4 का मतलब एक्सट्रीम पोजीशन हो गया, नहीं काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम कैसे हो जाएगी, 0 होगी, पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगी, क्योंकि ये एक्सट्रीम एंड है ना, यहां है ना E, तो इस जगह पर वेलोसिटी तो 0 होती है, इस जगह पे हाइट ज्यादा होती है, या रीस्टोरिंग फोर्स ज्यादा होता है, या एक्सेलरेशन मैक्सिमम होता है। ठीक, तो पोटेंशियल एनर्जी करस्पॉन्ड टू एक्सेलरेशन। एग्जैक्टली पोटेंशियल एनर्जी का पुराना फॉर्मूला होता है mgh। ठीक, तो h भी यहां ज्यादा है और दूसरा एक्सेलरेशन भी फाइनाइट है, मैक्सिमम है वो भी। यहां पर एक्सेलरेशन 0 है, अगर ये फॉर्मूला मैं यहां लगा दूं तो यहां एक्सेलरेशन भी 0 होगा और हाइट भी 0 होगी, तो पोटेंशियल एनर्जी यहां पे 0 होगी। गॉट इट और नॉट इट? ये बात सब लोग समझ में आ गई? तो सारा थ्योरेटिकल एस्पेक्ट था, आगे समझ के रखें। ये बातें सारी क्लियर होंगी तो आगे सिर्फ इसको मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में हमें ट्रांसफर करना है। आसान काम है, कोई मुश्किल काम नहीं है, लेकिन ये चीजें हमारी क्लियर होनी चाहिए। गॉट इट और नॉट इट? आगे बढ़े? ओके, आगे अगर हम लोग बात करते हैं तो पॉइंट नंबर 6 है, फॉर द प्रोपेगेशन ऑफ मैकेनिकल वेव द मीडियम मस्ट पॉजेस प्रॉपर्टीज ऑफ इनर्शिया एज वेल एज इलास्टिसिटी। ये दो बातें तो हमने बता दी। तीसरी बात है मिनिमम फ्रिक्शन। मॉलिक्यूल्स के बीच में फ्रिक्शन कम से कम होना चाहिए, वरना तो एनर्जी का लॉस हो जाएगा। मैं यहां बोल रहा हूं और पीछे वाली बेंच पे जो बच्चे बैठे हैं उनको भी प्रॉपर सुनाई दे रहा है ना, लेकिन क्या मेरी साउंड यहां से आधा किलोमीटर दूर तक प्रॉपर जा रही है? नो एंड नेवर। रीजन बिहाइंड, जो मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है, जो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है, उसके अगेंस्ट मेरी साउंड क्या होती जा रही है? खत्म होती जा रही है। मेरी साउंड की एनर्जी जो है वो खत्म होती जा रही है, अल्टीमेटली एंड तक जाकर के आवाज मेरी नहीं पहुंचती। ये बात समझ आ गई? तो इलास्टिसिटी और इनर्शिया तो साउंड को प्रोपेगेट करने में हेल्प करते हैं, लेकिन मॉलिक्यूल्स के बीच का जो फ्रिक्शन है वो साउंड को प्रोपेगेट करने से रोकते हैं। ये तो एयर की बात थी। मान लीजिए मैं किसी सॉलिड की बात करूं, तो सॉलिड में अगर इनर्शिया फैक्टर और इलास्टिसिटी फैक्टर दोनों अलग अलग हैं। इलास्टिसिटी की बात हम लोग करें, विच वन इज मोर इलास्टिक, अभी बात करते हैं, हमने सॉलिड्स में पढ़ा था, आयरन और एयर। आयरन इज मोर इलास्टिक, तो द वेलोसिटी ऑफ साउंड इन आयरन इज मोर कंपेयर्ड टू एयर। आयरन में होती है अप्रोक्सीमेटली 5000 मीटर पर सेकेंड, और जबकि एयर में होती है अप्रोक्सीमेटली 332 मीटर
बस। तो जिस मीडियम की इलास्टिसिटी ज्यादा होगी उसमें वेलोसिटी ऑफ साउंड कंपैरेटिवली ज्यादा। ठीक, ये अभी हमने बताया डायमेंशनल एनालिसिस की हेल्प से इसको प्रूव भी कर देंगे। वैसे तो प्रूव दूसरे तरीकों से भी किया जा सकता है, लेकिन आपके सिलेबस में दूसरे तरीकों से प्रूव करना नहीं है, डायमेंशनली ही हम लोग इस चीज को निकाल के दिखाएंगे। आगे बढ़े। ओके, इसके बाद में स्प्रिंग मॉडल ऑफ प्रोपेगेशन वी हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन कि ये मॉलिक्यूल्स जो है वो इनर्शिया की वजह से और इलास्टिसिटी की वजह से आगे पीछे मूव करते हैं, तो एक स्प्रिंग की तरह से हम लोग इसको मान सकते हैं कि ये स्प्रिंग की तरह से वेव कर रहे होते हैं। प्रोपेगेशन ऑफ साउंड वेव थ्रू एयर वी हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड अगेन कि जब हम यहां से बोलते हैं तो एक पर्टिकुलर रीजन के अंदर डेंसिटी ऑफ मॉलिक्यूल्स कभी बढ़ती है, कभी कम होती है, कभी बढ़ती है, कभी कम होती है, जिसकी वजह से वेव ट्रेन आगे बढ़ता है। प्रोपेगेशन ऑफ साउंड वेव इन सॉलिड्स, जब सॉलिड्स की बात हम लोग करते हैं तो सॉलिड्स में इलास्टिसिटी जो है वो कंपैरेटिवली ज्यादा होती है, इसलिए वहां पे वेव प्रोपेगेशन की वेलोसिटी कंपैरेटिवली ज्यादा होती है। इलस्ट्रेशन ऑफ ट्रांसवर्स वेव्स, इलस्ट्रेशन ऑफ ट्रांसवर्स वेव्स में अभी हम लोग जो बात कर रहे थे सिर्फ यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दिया था कि अगर मीडियम के मॉलिक्यूल्स का वाइब्रेशन परपेंडिकुलर टू प्रोपेगेशन ऑफ वेव हो तो हम उसे ट्रांसवर्स वेव कहते हैं। एग्जांपल बड़ा क्लियर सा है, आप एक रस्सी बांध लो एक एंड पे और उसमें ऐसे करके एक झटका लगा दो, ठीक है, तो वेव तो यहां से जाती है दीवार तक, लेकिन जो रस्सी है उसके ऑसिलेशंस होते हैं ऐसे। दूसरा, कहीं पानी भरा हो किसी तालाब वाला में, उसमें एक कंकड़ फेंक दो तो क्या होता है कि जो पानी है वो तो ऑसिलेट करता है ऐसे, और वेव आती है सेंटर से किनारे की तरफ, तो वेव का प्रोपगेशन हो गया तो ये, और वाटर मॉलिक्यूल्स के ऑसिलेशन हो गए ऐसे। ट्रांसवर्स वेव्स का बहुत बढ़िया एग्जांपल, बोलो नहीं, क्या समझिए। अब दूसरी तरफ देखो कि आपने पानी में एक पत्थर फेंका, आवाज आई छपाक, आती है ना, नहीं आती, आती है। तो बेसिकली जो वाटर मॉलिक्यूल्स की ऑसिलेशन ऊपर नीचे हो रही है उसी डायरेक्शन में जो एयर मॉलिक्यूल्स है वो भी ऑसिलेट करेंगे, और वो एयर मॉलिक्यूल्स तो आपके कान से आके टकरा रहे हैं। तो वाटर में या पानी में जब आपने पत्थर फेंका और उससे जो साउंड वेव्स प्रोड्यूस हुई वो तो थी कैसी, लॉन्गिट्यूडनल, ठीक है, और जो किनारे की तरफ वेव या लहरें जो आती हैं आप उनको अगर देखते हो तो वो होती है हमारी कैसी, ट्रांसवर्स। गॉट इट। तो बहुत सारे एग्जांपल्स ऐसे हो सकते हैं, और अगर आप फिजिक्स में ही एक तरीके से अपने आप को मशगूल कर लेते हैं तो आप बहुत सारी चीजें इस तरह की देख सकते हैं। ठीक, सोते समय भी आपको यही सपने दिखाई देंगे। सपने कौन से दिखाई देते हैं आपको पता है? नहीं, थोड़ा एंटरटेन कर लेते हैं, बीच में बहुत से लोग पढ़ते पढ़ते हैं। सपने में हमें वही चीज दिखाई देती है जो हमारे मन मस्तिष्क में ज्यादा इफेक्टिव होती है, ठीक है। अगर आपको रेस्टोरेंट में जाके खाना ज्यादा पसंद है तो आपको वही सपने आएंगे। अगर आपको फिजिक्स में इंटरेस्ट ज्यादा है तो आपको फिजिक्स के मॉडल, क्वेश्चन पेपर्स और क्वेश्चन समझ में आएंगे। अगर आपको फिजिक्स से डर लगता है तो आपको हमेशा एग्जामिनेशन ही याद आएगा और उस एग्जामिनेशन में ये क्वेश्चन नहीं हो रहा, समझ में आगे बात नहीं आई। तो जो आपके दिमाग पे चीज हावी होती है, चाहे तो वो डर की वजह से या प्लेजर की वजह से, वही आपको सपने में दिखाई देती है, समझ में आगे बात। अगर आप मम्मी और पापा में से मम्मी को ज्यादा प्यार करते हैं तो आपको सपने में मम्मी ही दिखाई देंगी, पापा नहीं दिखाई देंगे। और अगर आप पापा की डांट से या मार से डरते हैं तो कहीं ना कहीं वो आपके दिमाग में इनकॉन्शियसली पड़े हुए हैं कि पापा आएंगे तो डांटेंगे, तो सपने में वही दिखते हैं, समझ आगे बात नहीं है, ठीक है। तो सपना जो होता है वो इनकॉन्शियस माइंड की क्रिएशन होती है, ठीक। तो जब आपको सपने आने लगे कि मेरा तो एडवांस वाला मॉड्यूल कंप्लीट हो गया, मैंने तो वहां से ये भी पढ़ लिया, मैं तो वहां से ये भी पढ़ लिया, रीस्टोरिंग फोर्स की डेफिनेशन ये होती है, तो आप समझ लीजिए कि फिजिक्स से आपको लगाव हो गया और फिर फिजिक्स में आपको कोई नहीं रोक सकता, आगे बढ़ जाए। जिस चीज में लगाव होता है उसी को हम आसानी से आगे बढ़ा सकते हैं विद प्लेजर, और जिस चीज को जबरदस्ती पढ़ते हैं वो हमारी प्रॉब्लम है, ठीक। अब लगाव किससे होता है? आप किसी चीज के साथ में ज्यादा रहते हैं
तो कहीं ना कहीं उससे लगाव हो जाता है। अगर आप कंटिन्यूअसली फिजिक्स के साथ में रहेंगे, बार बार इसी को पढ़ेंगे, बार बार इसी के क्वेश्चंस करेंगे, तो कहीं ना कहीं इससे लगाव हो जाएगा और ये फिर आपकी हो जाएगी। और फिजिक्स आपकी होने का मतलब ऑडी, मर्सिडीज और सब कुछ आपके क्या नहीं, अकेली फिजिक्स से तो नहीं, लेकिन अगर आप एक स्तर पर पहुंचने के बाद अकेली फिजिक्स में एक इनोवेशन दे देते हैं तो ये चीजें बड़ी आसान है, बहुत आसान है, समझ रहे हैं। सबसे लेस पेइंग जो है वो फिजिक्स पढ़ाना है, सबसे लेस पेइंग। आप एक कोई कॉन्सेप्ट ले लो या मार्केट में एक कोई भी एग्जांपल उठा लो, फिजिक्स के एक एप्लीकेशन को लेकर के कोई एक मशीन बना दो, फिर देखो आपकी इंडस्ट्री कितना ग्रोथ करती है। सारी इंडस्ट्रीज फिजिक्स से चल रही हैं और हर इंडस्ट्रियलिस्ट जो है वो कहीं ना कहीं, या मैन्युफैक्चरर जो है, या जो कॉन्सेप्ट देने वाला है वो आगे बढ़ रहा है। आप एक हीट इंजन की बात करो, आज से 50 साल पहले का हीट इंजन देख लो, एक आज का देख लो, दोनों की कॉस्ट में अंतर देख लो, नहीं समझे। एक हीट इंजन का इनोवेशन और सारी कंपनियों ने टेक्नोलॉजी उसी से उठाई, सोचिए उसको रॉयल्टी कितनी मिल रही होगी। ऐसे थोड़ी एक कंपनी ने अगर हीट इंजन बनाया तो दूसरी कंपनी एज इट इज उसको फॉलो कर ले, संभव ही नहीं है, उसका कॉपीराइट होता है। मान लो एक मेटल किसी ने बना लिया जिसमें थर्मल एक्सपेंशन बहुत कम था, हाई टेम्परेचर पे भी, अभी मैं परसों पढ़ रहा था न्यूज़पेपर कि 300 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर तक भी उसमें एक्सपेंशन नाम की चीज जीरो है, एलॉय है बहुत हल्का। तो अब सोचिए कि अगर ये एलॉय मार्केट में आ गया तो एरोप्लेन्स को बनाना कितना आसान होगा। फिर आज जो इतने भारी भारी एरोप्लेन्स हम लोग बनाते हैं उनकी जरूरत ही नहीं होगी, कंपैटिबली बहुत हल्के हो जाएंगे, ठीक है। तो ये इनोवेशंस ही है। और जहां तक बात कर रहे हैं कि सबसे लेस पेइंग जो जॉब है वो फिजिक्स पढ़ के फिजिक्स पढ़ाना है। जब इसमें हम सर्वाइवल बहुत अच्छा कर सकते हैं तो निश्चित सी बात है बाकी तो कोई भी कॉन्सेप्ट उठा के देख लीजिए। एक वेइंग मशीन का कॉन्सेप्ट देख लीजिए, एक वेइंग मशीन बनाना लोगों ने शुरू किया, आप देखते हो हर दुकान पर वही वेइंग मशीन मिल रही है, तो उसकी रॉयल्टी कितनी होगी, समझ रहे हैं। दैट इज द एस्पेक्ट। चलिए तो आगे जो हम बात कर रहे थे वो मीडिया और ट्रांसवर्स वेव्स की बात हम लोग कर रहे थे। इसमें ट्रफ और क्रिस्ट की बात हम लोग करते हैं। तो देखिए बेसिकली होता क्या है कि मान लीजिए मैंने पानी में पत्थर गिरा दिया, तो यहां दो चीज देखता हूं, कुछ डिप्रेशंस होते हैं और फिर कुछ एक्सपेंशन होते हैं। इसी तरह से तो वेव आगे बढ़ती है, बोलो। तो जो इसकी मीन पोजीशन है, मीन पोजीशन से जो डिप्रेशन वाले, पीक डिप्रेशन वाले पॉइंट हैं, इन पीक डिप्रेशन वाले पॉइंट को हम लोग कहते हैं ट्रफ। क्या कहते हैं? और मीन पोजीशन से जो पीक एबव पोर्शन होते हैं, इन पॉइंट्स को हम लोग बोलते हैं क्या? ये भाषा में आ गई। तो क्रिस्ट क्या होता है और ट्रफ क्या होता है, आपकी भाषा में आ गई। अब यही वेव मैंने यहां बनाई है, तो दैट इज क्रिस्ट, दैट इज ट्रफ, फर्दर दैट इज क्रिस्ट, दैट इज ट्रफ। तो ट्रफ और क्रिस्ट समझ में आ गया। अब वेवलेंथ को अगर डिफाइन करना हो तो बड़ी आसान सी डेफिनेशन है, दो कॉन्सेक्यूटिव क्रिस्ट के बीच की डिस्टेंस वेवलेंथ, दो कॉन्सेक्यूटिव ट्रफ के बीच की डिस्टेंस वेवलेंथ, कोई भी सेम फेज वाले दो पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस, कोई भी सेम फेज वाले दो पॉइंट्स की डिस्टेंस वेवलेंथ। देखिए मान लीजिए मैं ये पॉइंट ले लेता हूं, तो इसका जो सेम फेज मेरे को मिलने वाला है वो ये मिलने वाला है। तो इन दोनों पॉइंट्स के बीच की जो डिस्टेंस होगी वो भी फर्दर क्या होगी? वेवलेंथ होगी। गॉट इट? अब कोई स्टूडेंट इस पॉइंट को इस पॉइंट के साथ कंपेयर मत कर देना। यहां पे क्या हो रहा है, वेव ट्रेन मेरा नीचे आ रहा है और यहां क्या हो रहा है, वेव ट्रेन मेरा ऊपर जा रहा है। तो एग्जैक्टली दे आर 90 डिग्री आउट ऑफ फेज। एक नीचे आ रहा है, एक ऊपर जा रहा है। समझ आगे बात? जबकि ये और ये जो है दोनों हमारे सेम फेज में है, क्योंकि दोनों में नीचे की तरफ मोशन हो रहा है।
तो अगर वेवलेंथ को डिफाइन करना है तो सबसे बढ़िया डेफिनेशन आप लोग ये दे सकते हैं, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स व्हिच आर इन सेम फेज। ठीक है, हाँ जी क्या हुआ, लड़ाई हो गई क्या 90 और 180 में? बोलो इन दोनों पॉइंट्स में 180 डिग्री का फेज डिफरेंस होगा या 90 का फेज डिफरेंस होगा? अगर इनमें 180 है तो 90 का कहां पे होगा, और अगर इनमें 90 है तो 180 का कहां होगा? बनाओ दिमाग का दही। फेज डिफरेंस है 90 डिग्री होगा तो 180 कहां होगा फिर? इसमें 180 का होगा। इसमें 180 होगा, जो तो जहाँ पर वापस ऊपर रख नीचे देंगे हो रही है ना, जहाँ से ऊपर से एकदम नीचे हो रहा है, T/4 से T/2 के बीच में 90 डिग्री का होगा। हाँ मतलब उस वाली में, सेकंड वाले में, इन दोनों पॉइंट्स में, हाँ सेकंड वाले में, अगर मतलब इस पॉइंट को ले रहे हैं ना, मगर इस वाले इन दोनों में आप ये वाला पॉइंट ले रहे हो, ब्लैक वाला मोटा वाला जो कर रखा है, ये ले लिया, हाँ तो ये पॉइंट यहाँ ले लो, हाँ ठीक है, इसमें 90 डिग्री होगा, इसमें 90 डिग्री होगा, बिल्कुल ठीक है। इन दोनों पॉइंट्स के बीच में जहां मैंने ये फिंगर्स लगा रखी है 90 डिग्री का फेज डिफरेंस होगा, और इन दोनों पॉइंट्स के बीच में 180 डिग्री का फेज डिफरेंस होगा। अगर इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में बात करता हूं तो 360 डिग्री का फेज डिफरेंस है, और 360 डिग्री का फेज डिफरेंस यानी जीरो फेज डिफरेंस है, 2 पाई का डिफरेंस है। समझ आ गई बात? तो एक कंप्लीट वेवलेंथ के बाद कितना हो जाता है, 2 पाई का फेज डिफरेंस हो जाता है, हाफ वेवलेंथ के बाद 180 डिग्री का फेज डिफरेंस हो जाता है, और क्वार्टर वेवलेंथ के बाद में 90 डिग्री का फेज डिफरेंस हो जाता है। ये बात हम लोगों ने यहां पे पिछली क्लास में समझाई भी थी। ठीक, तो फेज डिफरेंस और पाथ डिफरेंस को आपने दोनों को साथ साथ लेके चलना चाहिए। पेज नंबर 573 पर इलस्ट्रेशन ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव, ये हम लोगों ने यहाँ पिस्टन और सिलेंडर की हेल्प से एक्सप्लेन कर रखा है, बहुत देर से इसी बात को समझा रहे हैं, आई थिंक आपकी समझ में आ गई होगी, पढ़ लेना घर पे जाकर के एक बार। मीडिया फॉर लॉन्गिट्यूडनल वेव, इसमें 5 पॉइंट है, फर्दर हम लोग इन 5 पॉइंट्स के डिस्कशन की बात यहाँ पे करना चाहेंगे। A medium like a steel bar, both transverse and longitudinal wave can propagate, while in air can sustain only longitudinal wave. ठीक है, एयर में सिर्फ लॉन्गिट्यूडनल वेव चल सकती हैं, जबकि स्टील बार में लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स वेव दोनों ही चल सकती हैं। ट्रांसवर्स एंड लॉन्गिट्यूडनल वेव्स ट्रेवल विद डिफरेंट स्पीड व्हेन दे प्रोपेगेट थ्रू द सेम मीडियम। एक ही मीडियम में से अगर मैं ट्रांसवर्स वेव्स और लॉन्गिट्यूडनल वेव्स की वेलोसिटी की बात करता हूं तो दोनों ही डिफर होंगी। In a wave motion, only the disturbance travels through the medium. The medium does not travel with the disturbance. मीडियम डिस्टरबेंस के साथ नहीं चलेगा, मीडियम अपनी जगह पे रहेगा, सिर्फ डिस्टरबेंस ही आगे बढ़ेगा। बार बार एक ही चीज कह रहे हैं, वेव में भी 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल और 3 डायमेंशनल modes of dimensions will be according to propagation of energy in 1, 2 और 3 dimension। मैं यहां से बोल रहा हूं, मेरी आवाज आगे भी जा रही है, ऊपर भी जा रही है, नीचे भी जा रही है, पीछे भी जा रही है, तो एग्जैक्टली इट इज 3 डायमेंशनल वेव मोशन। समझ आगे बात नहीं है? लेकिन अगर मैं पीछे यहाँ पे एक रिफ्लेक्टिंग बोर्ड लगा दूं, जो मेरी साउंड वेव्स यहाँ से क्रिएट हो रही हैं वो पीछे से रिफ्लेक्ट होके आगे ही जाए, दैट इज 1 डायमेंशनल मोशन। समझ आ गई बात? तो जो डिश एंटीना आप लोग देखते हो, डिश एंटीना में पीछे डिश लगी होती है तो 1 डायमेंशनल मोशन की बात करता है, और ओमनी एंटीना जिसमें जस्ट लाइक आपके वाईफाई का ऊपर का एंटीना होता है या आपके मोबाइल का छोटा सा एंटीना निकला होता है, वो ऑल पॉसिबल डायरेक्शंस में क्या करता है, रेडिएट करता है, तो उसको हम लोग 3 डायमेंशनल वेव मोशन के लिए तैयार करते हैं। गॉट इट? Transverse waves along a string are 1 dimensional. Transverse waves in string, आपने वायलिन लिया या सितार लिया, गिटार लिया, उसकी जो तार है उस पे आप हल्का सा नाखून से या व्हाटएवर सो, जो उसका वो होता है, क्या क्या बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं, बोलो बोलो, प्लक या प्लकर, चलो ठीक है, क्या कहते हैं, कोई नहीं बजाता सितार इधर आप लोगों में से,
समझ आते हैं? अब क्या बोलते हैं? क्या इसको जो सितार का वायर होता है उसको जब हम ऊपर नीचे करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? किससे ऊपर नीचे करते हैं? बस साइंस की तरफ जाते हैं। अभी पिक जो होती है पिक। पिक होती है। तो पिक। तो अगर हम किसी ट्रांसवर्स वेव की वन डायमेंशनल की बात करते हैं तो सितार या वायलिन में जो उसका वायर होता है उसको जब हम पिक करते हैं तो वो वहां से मिलने वाली जो वेव्स है वो कैसी होंगी? वन डायमेंशनल। ठीक है, तो ये लास्ट वाला पॉइंट ध्यान से पढ़ लें। इसमें आपको तीनों तरह की वेव्स का कॉन्सेप्ट मिल जाएगा। ट्रांसवर्स वेव्स अलोंग ए स्ट्रिंग आर वन डायमेंशनल, रिपल ऑन द वाटर सरफेस आर टू डायमेंशनल एंड साउंड वेव्स प्रोड्यूस फ्रॉम पॉइंट सोर्स आर थ्री डायमेंशनल। तीनों तरह के एक एक एग्जांपल आपको इसमें मिलेगा। इसके बाद में है डिस्प्लेसमेंट रिलेशन इन ए प्रोग्रेसिव वेव। कोई भी प्रोग्रेसिव, हाँ बेटा सर आपने कहा कि जो मोबाइल फोन होते हैं उसमें एक वो एंटीना लगा के वन डायमेंशन हो जाता है। नहीं, ऑल डायरेक्शंस में थ्री वन डायमेंशनल। डायरेक्शनल तो जिनमें नहीं होता वो कैसे? एंटीना जिनमें नहीं होता, अभी ये बात बेटा हम 12th में पढ़ेंगे। 12th में हमारे सिलेबस में मोबाइल एंटीना का कॉन्सेप्ट। तो बेसिकली है क्या कि जितनी हायर फ्रीक्वेंसी पे मोबाइल काम करता है उतने ही छोटे एंटीना की जरूरत होती है। तो मोबाइल के अंदर ही एंटीना होता है जिसे हम इनबिल्ट एंटीना के नाम से जानते हैं। ऐसा संभव ही नहीं है कि कोई मोबाइल बिना एंटीना के काम कर जाए। अगर एंटीना की हाइट बहुत कम है तो वो इनबिल्ट हो जाता है, उसी के अंदर लग जाता है। वो कैसे देता है रेडिएशन? वो रेडिएशन उसी एंटीना से देगा। जब भी रेडिएशंस देने की बात होगी तो ऑलवेज एंटीना के थ्रू होगा। अगर मैं यहां बात करता हूं, मैं जो यहां से बोल रहा हूं, तो एग्जैक्टली माय हाइट इज यूज्ड एज एंटीना। अगर मैं यही आवाज खड़े होने के बजाय लेट करके लगाना शुरू कर दूं तो शायद पीछे तक आवाज नहीं जाएगी। समझ आ गई बात? तो जितने भी ट्रांसमीटर होते हैं जहां से वेव को हम ट्रांसमिट करते हैं वहां एंटीना होना मस्ट है। ये एक अलग बात है कि हायर फ्रीक्वेंसीज पे एंटीना की जो हाइट है वो कम हमें जरूरत होती है और लोअर फ्रीक्वेंसीज पे बड़े एंटीना की जरूरत होती है। तो जो पुराने मोबाइल थे, पुरानी टेक्नोलॉजी थी, वो कंपैरेटिवली लोअर फ्रीक्वेंसीज पे एक्ट करते थे, इसलिए उसमें हाइट ऑफ एंटीना ज्यादा चाहिए था, तो हमें अलग से एंटीना निकालना पड़ता था। ठीक, चाहे वो 3 सेंटीमीटर का हो या 5 सेंटीमीटर का हो। लेकिन आज जो मोबाइल टेक्नोलॉजी है वो कंपैरेटिवली बहुत ज्यादा हाई फ्रीक्वेंसी पे है, तो इसलिए वो एंटीना इनबिल्ट होता है। विदाउट एंटीना कोई भी इंस्ट्रूमेंट जो ट्रांसमिशन के काम करता हो पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, और बाकी अगर लॉन्ग रेंज ट्रांसमिशन हमें करना है तो हमें किसी छत के ऊपर ये टावर जो लगाने होते हैं एग्जैक्टली दे रहेंगे। ठीक, तो वाइड रेंज में इसके थ्रू करते हैं हम लोग। बढ़े आगे? एनी अदर डाउट? एनी वन ऑफ यू? नहीं? ओके, नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेव प्रोपेगेशन। मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेव प्रोपेगेशन। अब देखिए, जितनी भी बातें हम लोगों ने यहाँ पे सीखी है, समझी है, उनको मैथमेटिक्स की फॉर्म में लिख के आगे बढ़ना है। तो अगेन मैथमेटिक्स इज अ लैंग्वेज, you have to write down your all the aspects in terms of mathematics. देखिए, एक फंक्शन मैं यहां पे लेता हूं, बड़ा आसान सा बढ़िया सा, दैट इज f(x minus vt), दैट इज वेलोसिटी vt। और ये वेव वेलोसिटी है, पार्टिकल वेलोसिटी नहीं है, ये बात हमें ध्यान रखनी है। एक्जेक्टली इट इज ए वेव वेलोसिटी, नॉट पार्टिकल वेलोसिटी। हो क्या रहा है साहब? वो ये रहा है कि ये एक हाइपोथेटिकल वेव आगे बढ़ रही है। ठीक, मान लीजिए ये ओरिजिन है, तो यहां पे x की वैल्यू 0 हो गई, x एक्सिस पे बढ़ रही है ना आगे। ठीक, अगर ये वेव ओरिजिन तो यहां है, लेकिन वेव मान लीजिए यहां से ट्रेवल कर रही होती
तो ये मेरे पास में x की वैल्यू कहलाती है। ये तो ये बात होगी। अब बात आती है माइनस vt। ये vt क्या है? एग्जैक्टली v इज द वेलोसिटी मल्टीप्लाइड बाय टाइम इज अगेन दैट इज द वैल्यू ऑफ x डैश कह सकते हैं, x1 कह सकते हैं। ठीक है, तो जब ये लेफ्ट टू राइट होती है या पॉजिटिव एक्सिस के अलोंग होती है तो ये माइनस का साइन होता है। दैट इज माई साइन कन्वेंशन। एग्जैक्टली अगर ओरिजिन से वेव मेरी इधर चल रही होती यानी टुवर्ड्स राइट या नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ, तो ऐसी स्थिति में ये फंक्शन हो जाता है x प्लस vt। f स्टैंड फॉर फंक्शन। ये किसका फंक्शन है? डिस्टेंस का। ये फंक्शन किसका है? वेलोसिटी टू टाइम यानी अगेन डिस्टेंस का। अगर मैं डायमेंशनली देखता हूं तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी मेरा लग रहा है दैट इज डिस्टेंस, दैट इज डिस्टेंस, देयर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल। हैव इट आउट। अगर इस डिस्टेंस के फंक्शन को, ये साइन कन्वेंशन ध्यान रखना है कि whenever it is moving towards positive x-axis then we have to give a negative sign, whenever it is moving towards negative x-axis then we have to। अगर यही वेव y-axis के अराउंड चल रही हो तो there is no problem at all, you have to simply write y plus minus vt। Exactly, it is a velocity along y-axis and it is velocity along x-axis। जेड एक्सिस के अलोंग चल रही हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। दैट इज एफ जेड प्लस माइनस वी जेड टी। तो जनरली वेव जो है मैं एक्स एक्सिस के अलोंग ही चलाता हूं, या पहला एक्सिस हम लोग एक्स एक्सिस चूज कर लेते हैं किसी भी डायरेक्शन में हो, तो ज्यादातर हम ये वेव फंक्शन लेते हैं। ठीक है, अब ये वेव फंक्शन कैसा है? पीरियोडिक है। क्या समझिए? पीरियोडिक कैसे है समझिए। पीरियोडिक वेव फंक्शन बेटा इस तरह से है कि मैंने अगर मान लीजिए इस फंक्शन को लिखा f x माइनस vt और t ले लिया मैंने कैपिटल T के बराबर, तो क्या हो गया? प्लस माइनस v कैपिटल T अगर मैं लिख दूं तो ये लैम्डा हो गया या नहीं हो गया? यानी हर एक लैम्डा के बाद, यहां से यहां के बाद फिर दोबारा से वही डिस्टेंस, फिर दोबारा से वही डिस्टेंस, फिर दोबारा से वही डिस्टेंस, हर एक टाइम पीरियड कैपिटल T के बाद वही सारे रिपीटेशंस होंगे। जब वही सारे रिपीटेशंस होंगे तो ये अगेन फंक्शन मेरा कैसा हो गया? हार्मोनिक हो गया। और हार्मोनिक फंक्शंस को मैं रिप्रेजेंट करता हूं साइन और कॉस के टर्म्स में। किसके टर्म्स में? साइन और कॉस के टर्म्स में। अब इन फंक्शंस को मैं साइन और कॉस के टर्म्स में रिप्रेजेंट करना चाहूं तो कहीं ना कहीं मुझे इस फंक्शन को डायमेंशंस देनी होंगी। किसकी? एंगल की। किसकी देनी होंगी? एंगल। और एंगल की डायमेंशंस देने के लिए मैं क्या करता हूं? सिंपल सा एक फंडा यहां पे लेता हूं 2 पाई ओवर लैम्डा का। किसका लेता हूं? 2 पाई ओवर लैम्डा। अगर मैं इस फंक्शन को यानी x प्लस माइनस vt को 2 पाई ओवर लैम्डा से मल्टीप्लाई कर दूं, इट इज टर्म्ड एज वेव नंबर। वेव नंबर मैंने अपनी तरफ से लिया हुआ है। ठीक, अगर मैं इससे इसको मल्टीप्लाई कर दूं तो ये मेरे को डायमेंशंस देता है। कौन सी? एंगल वाली। और जब एंगल वाली देता है तो इसको मैं कह सकता हूं साइन 2 पाई ओवर लैम्डा x प्लस माइनस। अब ये मेरा जो फंक्शन था f x माइनस vt या f x a लगी, बताऊंगे अभी तीनों के तीनों कहां रखे तुम लोग? f x प्लस माइनस vt, ये जो मेरा डिस्टेंस का फंक्शन था, इस डिस्टेंस के फंक्शन को मैंने एंगल के फंक्शन की फॉर्म में लिख दिया। और एंगल के फंक्शन की फॉर्म में क्यों लिखा? क्योंकि साइन और कॉस फंक्शन जो होते हैं वो मेरे हार्मोनिक फंक्शन होते हैं, जो एक रेगुलर इंटरवल के बाद में अपनी वैल्यूज को वहीं ले आते हैं। तो ये जो आर्गुमेंट है, जो भी डिस्टेंस का आर्गुमेंट था, उस डिस्टेंस के आर्गुमेंट को मैंने 2 पाई ओवर लैम्डा से मल्टीप्लाई करके
एंगल का आर्गुमेंट बना दिया, और एंगल का जब आर्गुमेंट हो गया तो मैं साइन या कॉस के टर्म्स में इसको बड़े आराम से लिख सकता हूं। कॉस का आर्गुमेंट मैं तब लिखूंगा जब एक्सट्रीम पोजीशन से मेरा मोशन शुरू हो रहा होगा, और साइन का आर्गुमेंट मैं तब लिखूंगा जब ओरिजिन से शुरू हो रहा होगा। तो एग्जैक्टली इट इज नथिंग, ये सिंपल सा एक आर्गुमेंट है। मेरा जो डिस्प्लेसमेंट का आर्गुमेंट था उसको मैंने एक कांस्टेंट से, जिसको वेव नंबर का नाम देते हैं, उससे मल्टीप्लाई किया, एंगल का आर्गुमेंट बना दिया। एंगल का आर्गुमेंट बना दिया तो मेरे को ये साइन और कॉस के टर्म्स में यहां पे मिल गया। समझ आ गई बात? नहीं आई? अब बड़ा मजा आएगा। हाँ क्या हो? कोई आवाज आई? सॉरी बेटा, बोलो बोलो, कुछ कह रहे थे? नहीं, चलो अब बड़ा मजा आएगा। यहां से देखिए जरा, इस ब्रैकेट को मैं ओपन करता हूं, डिफरेंट फॉर्म में लिखने की कोशिश करता हूं। 2 पाई एक्स ओवर लैम्डा प्लस माइनस 2 पाई ओवर लैम्डा इंटू वी इंटू टी। सिंपली मैंने 2 पाई ओवर लैम्डा को अंदर मल्टीप्लाई किया, यही किया है ना। जरा देखो इनको मैं क्या और कैसे लिख सकता हूं। 2 पाई ओवर लैम्डा ओमेगा तो नहीं होता, 2 पाई ओवर कैपिटल टी होता है। यहां एक छोटी सी बात हम लोग कर देते हैं, क्या कर देते हैं, v इज इक्वल टू लैम्डा ओवर कैपिटल टी। ये हम जानते हैं, वेव वेलोसिटी अभी बताया था थोड़ी देर पहले, बोलो। एग्जैक्टली इट मे बी रिटन एज 2 पाई x ओवर लैम्डा प्लस माइनस 2 पाई ओवर लैम्डा ओवर कैपिटल टी स्मॉल टी। It may be written as 2 pi over lambda into x plus minus 2 pi over capital T omega t. Have a doubt? जल्दी बोलो। यहां भी थोड़ा सा मैनिपुलेशन आप डाल सकते हो। क्या? इस लैम्डा को vt डाल दो तो ये हो जाएगा 2 pi x over v into capital T प्लस माइनस ओमेगा टी। 2 पाई ओवर कैपिटल टी, यहां पे क्या मिल गया सर, ओमेगा, अगेन दैट इज x अपॉन v प्लस माइनस ओमेगा स्मॉल टी। तो देखो समझने वाली बात यह है कि ये मैंने एक ऐसा आर्गुमेंट लिखा जिसमें ओमेगा है, x अपॉन v, इसकी डायमेंशन जरा देखो और इसकी जरा डायमेंशंस देखो, प्लस माइनस का साइन आ रहा है, हमेशा इन दोनों आर्गुमेंट्स की डायमेंशन सेम होंगी। हाँ जी, x डिस्प्लेसमेंट और v वेलोसिटी है। एब्सोल्युटली, फिर फर्दर इसको टाइम से खूब करो, किसने मना किया भाई। इस टर्म में भी आपको वेव इक्वेशन मिल सकती है, इस टर्म में भी वेव इक्वेशन मिल सकती है, इसमें भी मिल सकती है, इसमें भी मिल सकती है, इसमें भी मिल सकती है। मेरा कहने का तात्पर्य सिर्फ इतना सा है, अब जो भी हमारी स्टैंडर्ड इक्वेशन होगी, उस स्टैंडर्ड इक्वेशन में मुझे ये देखना होगा कि स्मॉल t का जो भी कोफिशिएंट है वो ओमेगा यानी एंगुलर फ्रीक्वेंसी होगी, ठीक, और जो 2 पाई ओवर लैम्डा का जो कोफिशिएंट होगा वो डिस्प्लेसमेंट होगा। ये बात समझ आ गई? और बेहतर जिनके पास एडवांस वाले नोट्स हैं, एडवांस वाले नोट्स में जैसे ही आप वेव वाला चैप्टर ओपन करेंगे तो आपको जितने भी पॉसिबल, मैंने वैसे यहाँ मोस्टली लिख दी है, सारे लिख दिए हैं, सीबीएसई में से आज जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हो सकता है कुछ टर्म्स और मिल जाए, तो एडवांस वाले नोट्स को आज ही खोल के देख लेंगे आप लोग, तो उसमें आपको कुछ स्टेप्स और मिल जाएंगे। कैसे आए हैं वो बात मैंने यहाँ पे आपको समझा दी है। x अपॉन v को स्मॉल t से रिप्रेजेंट हम लोग करेंगे तो दोनों चीज मिल जाएंगी आपको, कर सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़े, बात समझ में आ गई, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है? तो आई होप सो आज हम लोग यहीं छोड़ देते हैं। नया चैप्टर था, खुश हो गए? कोई बात नहीं, एक क्लास और खाली हो जाएगी, क्या आफत आ रही है।
ठीक है। लेकिन एक बात ध्यान रखना कि ये आज आपकी इंट्रोडक्टरी क्लास थी। अगर आपको इतनी सारी बातें क्लियर होंगी तो आप